औरंगजेब ने हमारे इस धरती पे 49 इयर्स राज किए हैं अंडर मुगल एम्पायर। तो उनका क्या-क्या यहाँ पे काम रहा, वो क्या-क्या इस धरती पे किए हैं और वो कैसे अपने शासक बने, वो क्या-क्या अपने पूरे फुल फैमिली के साथ किए, क्या उन्होंने अपने पीपल्स के साथ किए, उसके बारे में ये किताब द पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे जैसे ऐसे-ऐसे काम हुए जो हर्ट करते हैं हर एक कम्युनिटी की। ताजमहल को ये उसी वही एक मेन कारण था शाहजहाँ के डेथ का। इतिहास के पन्नों को, उन पन्नों को इन्होंने फिर से पलट दिया है और एक नया इतिहास गढ़ दिया है। बिहार की धरती से आते हैं बिहार के लाल। जी हाँ, हर बिहारी सब पे भारी, ये नारा अब तो लग ही जाना चाहिए, क्योंकि एक नन्हा सा बालक क्लास 8 का क्या से क्या कर दिया। स्वागत कीजिए आप लोग हमारे साथ पार्थ का। जी। पार्थ, ये बताइए, आपके बारे में बहुत सारा चीज हम लोगों ने सुना है कि आपने एक किताब लिख दी है इस छोटे से नन्हे से उम्र में। क्या है वो किताब? हॉरिफिक पीरियड ड्यूरिंग औरंगजेब, जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। इट इज़ अबाउट द हाउ औरंगजेब डू इन द पीरियड ऑफ 49 years, what he done with his father, what he done with his family, what he done with his temples, what he done with his peoples, what he done with his whole country. It is about that. पार्थ जी, मुझे ये बताइए, इतने नन्हे से उम्र में आप इस गांव में रहते हैं, इस छोटे से गांव में रहते हैं, और इतना बड़ा आपका जो थिंक था, जो कि अमेज़न ने आपको अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, न जाने कौन कौन से कंट्री में आपके ये किताब बिक रहे हैं। वो किताब का नाम क्या है? Horrific period during औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आपने क्या-क्या उसमें अध्ययन किया और क्या-क्या आपने उकेरा है उनके बारे में? औरंगजेब ने हमारे इस धरती पे 49 इयर्स राज किए हैं अंडर मुगल एम्पायर। तो उनका क्या-क्या यहाँ पे काम रहा, वो क्या-क्या इस धरती पे किए हैं और वो कैसे अपने शासक बने, वो क्या-क्या अपने पूरे फुल फैमिली के साथ किए, क्या उन्होंने अपने पीपल्स के साथ किए, उसके बारे में ये किताब है, जो फुल्ली आपको बताएगा कि इस 49 इयर्स में हमारे जो कष्ट सहे हैं हमारे लोगों ने, हमारे इस धरती ने, उसके बारे में ये किताब है। अच्छा, जो किताब में जो लिखी गई थी बात औरंगजेब के बारे में और जो आपने लिखा है, वो दोनों अलग-अलग है ना? मीन्स ये कि जो किताब जो जैसे पहले जो हिस्ट्री लिखाते थे, तो एक आदमी कहता था और दूसरा लिखता था और लिखने वाला हमेशा बड़ाई और तारीफ ही करता था। तो क्या आपने जो इसमें लिखा है, उसमें किन तथ्यों को आपने उजागर किया है? बिल्कुल, ये एक डिफरेंट है। मैं एक सच्चाई की ओर उस पे पूरी तरह से उनके स्टेप्स को एग्ज़ामिन करने के बाद उस किताब को डिज़ाइन किया है। ये तारीफ़ कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो उन्होंने अपने कार्य को, जो भी उन्होंने यहाँ पे किया है, उसको एक डेमोंस्ट्रेट करके लिखा है। इसमें कोई वैसा कोई अच्छा, एक्स्ट्रा तथ्य ये नहीं। बताइए कि आप इतने नन्हे से थे, ये आपको आइडिया, ये किताबें लिखने की आइडिया आपको आई कहाँ से? ये बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, बहुत सारा है, मिडल ईस्ट है, जो इतिहास के जो हम जाते हैं डेप्थ में, तो काफ़ी चीज़ें हैं। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, बीसी, एसी और मिडल ईस्ट, बहुत सारा चीज़ है। ये सारी चीज़ इतने कम उम्र में कहाँ से ले आए आप? मैंने इन द मिड ऑफ 6 स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, कई सारे बुक्स को स्टार्ट किया पढ़ने। मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक्स लाइक पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी किताब कॉम्पिटिशन में लिए, जो उससे मैंने स्टार्ट किया। उससे मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं कुछ लिख सकता हूँ इस पे, और इसके लिए बहुत सारे आपको फुल ऑफ नॉलेज, बहुत सारे आपको उस प्रति जिसके बारे में लिख रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, जिस फील्ड के बारे में लिख रहे हैं, उसमें आपको एक बहुत बड़ा मजबूत पकड़ होना चाहिए। तो इसमें लगभग 5-6 नॉवेल्स जो हैं, बहुत बड़े-बड़े जो हिस्टोरियंस के हैं अबाउट औरंगजेब, उसको पहले रीड किया। उसके बाद कई सारे पहले के लिटरेसी सोर्स के थ्रू गए,
जो कि बीएचयू के लाइब्रेरी पे आपको मिलता है। उसके थ्रू के जाने के बाद उनके हर एक स्टेप्स, हर एक डेज़ को देखने के बाद उसको डिज़ाइन किया। उसके बाद ये बुक को पार्थ डिज़ाइन जी, मैं अभी आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप बीएचयू के बारे में, जो लोग कभी 10th के बाद या इंटर के बाद जानते हैं कि बीएचयू बनारस जो है, या फिर जो भी है जेएनयू वगैरह है, उसके बारे में लोग आफ्टर 10th जानते हैं। अगर आप बिहार के, अगर कोई भी मेरे दर्शक हैं तो इस बात को आप भली भांति जानते होंगे, पहला, दूसरा, छठा, सतवां, आठवां में तो आप बीएचयू के बारे में बच्चे तो जानते ही नहीं है। वो पहले ककाहारा और एबीसीडी में ही उलझ के रह जाते हैं। लेकिन बाबू, आप इस उम्र में, पार्थ जी क्षमा कीजिएगा मैंने आपको बाबू बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस उम्र में आपके पास बीएचयू का ख्यालात कहाँ से आया? क्या पापा से इंस्पायर हुए? हाँ, इस इंस्पायर तो मैं हर एक फेमस आदमी, हर एक जो मेरे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, हर एक आदमी से इंस्पायर हूँ मैं। लेकिन जो ये बीएचयू है, जो बीएचयू का लाइब्रेरी है, तो बुक्स जो भी है आपको वो पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। तो लाइब्रेरी मेरा बहुत ही बेस्ट प्लेस होता है किसी भी जगह से एक्सेप्ट। तो बीएचयू लाइब्रेरी एक बहुत ही प्रोमिनेंट लाइब्रेरी है हमारे इंडिया का। जैसे कि बिहार का खुदा बख्श लाइब्रेरी है, वैसे ही पूरे इंडिया। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में भी तुम जानते हो? जी, क्या है ये खुदा बख्श, क्या है ये? एक जो बिहार का एक मोस्ट प्रोमिनेंट लाइब्रेरी है, जहाँ आप वहाँ गए हैं? अभी तक तो मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन बीएचयू? बीएचयू भी नहीं गए हैं। तो क्या ऑनलाइन सारा कुछ किया हाँ, क्या? ऑनलाइन उनका सोर्सेस को देखा है। जैसे कि खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी कई सारे सोर्सेस हैं एक बार लिटरेचर। जरा मैं इंटरप्ट करूंगा प्लीज, यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। आप किस क्लास में हैं? क्लास 8। सच बोल रहे हैं? जी, उम्र कितना है? 13। 13 साल का बच्चा खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है, बीएचयू के बारे में बता रहा है। आपके घर में आपके पापा ने बताया था बीएचयू के बारे में या खुदा बख्श के बारे में, या फिर आपने अध्ययन किया कहीं से? अध्ययन किया कहीं से। जैसे कि मैंने जो भी बुक्स स्टार्ट किए पढ़ना, तो उसमें हर एक, जैसे कि एक चैप्टर्स के थ्रू होता है कि हमारे देश में क्या-क्या है, क्या-क्या है। तो कई सारे जैसे प्रोमिनेंट पार्ट है, उसमें लिखा रहता है कि ये हमारे देश में ये है, ये है। तो एक उसी के थ्रू जानने के बाद धीरे-धीरे उसके सोर्सेस को पढ़ना शुरू किया। जैसे कि वेबसाइट्स पे आते हैं, हम लोग के वेबसाइट्स पे उसके सोर्स आते हैं कि वो उस लाइब्रेरी में क्या-क्या सोर्सेस रखे हैं, क्या-क्या लिटरेसी सोर्स रखे हैं, इसके बारे में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे क्लास में और भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बुक्स लिख रहे हैं, या फिर हिस्ट्री पे, या फिर किसी और चीज पे नॉवल लिख रहे हैं? कुछ और भी बच्चे हैं? नहीं, ऐसा तो मेरे तो क्लास आपके दोस्त कितने हैं यहाँ पे क्लास में? दोस्त तो 1-2। 1-2। सुना है आपके बारे में कि आप सीवी रमन के एग्जामिनेशन में बिहार टॉपर भी हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 सिक्योर्ड किए थे। जो ये कब आया था? ये रिजल्ट कब आया था? जैसे कि बिहार गवर्नमेंट जो है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू ये एग्ज़ाम्स को 2-3 इयर्स पहले स्टार्ट किया। पहले उसको स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे इस एग्ज़ाम्स का बहुत एक बिहार में महत्व रखने लगा। तो उसके बाद मैंने भी ये फर्स्ट टाइम उसपे रजिस्टर्ड करके समस्तीपुर में उसका एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट 26 नवंबर को आया है, पिछले महीने। पिछले महीने। और 49 साल के औरंगजेब के शासन काल में आप क्या देखते हैं? उनमें क्या-क्या कमियां थी, या फिर उनमें क्या-क्या अच्छाइयां थी? आपने क्या-क्या देखा उसमें? 49 साल के पीरियड में उन्होंने बहुत सारे काम भी किए। जैसे कि शाहजहाँ के पीरियड रहा, वो एक शाहजहाँ एक बहुत बड़े आर्ट एंड कल्चर में जो भी हमारे यहाँ फोर्ट्स बने हैं, जो भी अच्छे-अच्छे जो प्लेसेस या टूरिस्ट स्पॉट है, वो शाहजहाँ ने बनवाए। तो शाहजहाँ के पीरियड में शाहजहाँ ने उन्हें कई सारे एरिया में वो रहे हैं एज अ प्रोमिनेंट पर्सन एट द एज ऑफ 13। वो हर एक इंडिया के
जगहों पे जाके वार को वो अंजाम देते थे। उस वार को अंजाम देते थे 13 साल की उम्र से औरंगजेब। और कहीं ना कहीं औरंगजेब एक बहुत बड़े एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर के बहुत ही बेस्ट पार्ट रहे हैं, जो कि मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ। एक जैसे कि हम लोग कहते हैं कि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई एम्परर मुगल एम्पायर में आया नहीं जो इस इंडिया को अच्छे से शासक कर पाए। औरंगजेब ही एक लास्ट एम्परर थे जो एक पूरे इंडिया को अच्छे से कंट्रोल किए। उसके बाद तो डिक्लाइन उनका शुरू हो गया, क्योंकि कई सारे उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए जो उन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर उनके बाद 1707 के बाद उनके डेथ के बाद शुरू हो गया। उनके पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने बहुत से ऐसे पॉलिसीज लाए, बहुत ऐसे रिलीजियस पॉलिसीज लाए। हर एक चीज होती है कि प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस, मीन्स कभी भी समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रहती है। धीरे धीरे एम्परर की कमजोरी उस इतने बड़े एम्परर की समृद्धि को ले गई, कमजोरी समृद्धि को ले गई मुगल एम्परर की। तो ये धीरे धीरे उनका शुरू हुआ। अब आप देखिएगा जैसे कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 में खत्म हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उसको क्रोन रूल हो गया। तो ये इसका भी कारण था कि वो धीरे धीरे रिलीजियस पर्पस में इंटरफेयर करने लगे, सोशल इश्यूज में इंटरफेयर करने लगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक मैटर आने लगा कि वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करने लगे। कई लिटरेसी सोर्स का मानना है कि उनके पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे जैसे ऐसे काम हुए जो हर्ट करते हैं हर एक कम्युनिटी के। जैसे कि महाराणा प्रताप के बेटे शिवाजी प्रताप सिंह की डेथ की कारण औरंगजेब थे, जिसमें उन्हें इतना टॉर्चर करने के बाद उनकी डेथ हुई। उनका स्किन को छील लेना, उसके बाद आंख फोड़ देना, नाक काट लेना, इस तरह के बहुत से काम हुए। उसके बाद आपको रिलीजन को कन्वर्ट करना, ये सब कई सारे काम उन्होंने किए, जिससे हर एक कम्युनिटी के मेंबर्स को हर्ट हुआ। जैसे कि कश्मीरी पंडित्स को भी उनका काफी जुल्म किया था, जिससे उन्होंने अप्रोच किया था। अच्छा पार्थ, आपके अध्ययन में कहीं आपको ये दिखा तेजो महल के बारे में? कुछ आपने देखा, पढ़ा, अध्ययन किया क्या? किसके महल को? तेजो महल के बारे में, जिसको कि अभी आज के समय में लोग ताजमहल भी कह रहे हैं। जी, ताजमहल को वही एक मेन कारण था शाहजहां के डेथ का, कि औरंगजेब अपने शासक में आए, अपने ब्रदर्स के डेथ के बाद सबको, उनके जितने भी भाई थे 3 भाई थे, तीनों को मारने के बाद वो आए रूलिंग पे, रूल करने वो आए। तो वो रूल करने आए तो उनके डेथ के बाद वो रूल करना शुरू किए। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में वो कई सारे काम भी किए, लेकिन वो रूल किए तो उन्होंने देखा कि उनके एम्परर में जो भी मनी था, जो भी उनके पास धन था, एसेट्स था, वो खत्म था। क्यों? इसका आंसर शाहजहां के पास ये था कि मेरे पीरियड ऑफ टाइम में हर चीज मैनेज हुआ। जितने भी पैसे की सेविंग्स हुई, उन्होंने ताजमहल बनवा दिया इन द लव ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। उसके बाद उन्होंने फोर्ट्स बनवाए कई जगह पे। और अच्छा पार्थ जी, मैं आपको अभी यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। शाहजहां जितने उम्र वो जिंदा रहे, उतने उम्र में तो लगभग 70% तो युद्ध ही लड़ते रहे। तो ये फोर्ट,
ये ताजमहल, ये रेड फोर्ट, ये बनवाया कब उन्होंने और कब इनको ये आइडिया आया? क्योंकि वो तो ज्यादातर समय युद्ध ही लड़े, अगर आपने इतिहास पढ़ा है अच्छी तरह से तो। जी क्या? वो युद्ध लड़े, लेकिन कितने युद्ध लड़े सर? आ, अप्रॉक्स मुझे एक टेंटेटिव बताइए, शाहजहां अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? अराउंड उन्होंने 20 to 30 वॉर्स लड़े होंगे अपने पीरियड ऑफ टाइम में, उससे इंक्रीज भी किया जा सकता है उनका वार। और वो वार भी लड़े, हाँ ये बात सही है, लेकिन उनका जो पैशन होता है, हर एक आदमी का जो पैशन होता है, वो उनका पैशन था कि मैं अपने हर एक इंडिया में जगह जगहों पर कुछ एक निशानी छोड़ के जाऊं, कुछ फोर्ट्स बनवा दिए, जो भी उनका पैसे जो सेव थे वार आर्मी के बाद, उससे उन्होंने खर्च कर दिया। वही कारण बन गया उनके डेथ का। औरंगजेब ने इसी कारण से उन्हें आगरा फोर्ट और ताजमहल के बीच में। अब ये बताइए कि आप ये अपना जो हिस्टोरिकल प्लेस है अपना वैशाली, इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? ये क्या है आपके नजरिए में, ये क्या है वैशाली? वैशाली एक हमेशा से हमारे देश, हमारे बिहार का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट रहा है। वैशाली से कई सारे लोग यहाँ से आए। हमारे एक पूरे विश्व में जैनिज्म चलता है। जैनिज्म के 24 तीर्थंकर जो थे, महावीर जो लास्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उनका बॉर्न प्लेस है ये वैशाली। और वैशाली हमेशा से इस धरती का बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट रहा है। इस धरती पे वैशाली में आप देखिएगा कई सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, एक बहुत रिलीजियस प्लेस है जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड है। उसका एक मेन पार्ट्स पीपल्स यहाँ पे आप देखना चाहेंगे। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द world comes said in the 500 BC, before the Christ, under 500 the first republic is। कोई भी जब वर्ल्ड में रिपब्लिक नहीं था, इस वैशाली जैसे जगह पे भी रिपब्लिक आ गया था 500 BC में। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको हर एक चीज का आपको उसके डीप में आप पहुंच सकते हैं। आप जैनिज्म को पढ़ना चाहते हैं, वैशाली आइए, जैनिज्म आपको मिलेगा। बुद्धिज्म पढ़ना चाहते हैं, बुद्धिज्म वैशाली आइए, बुद्धिज्म के लिए पढ़ने को मिलेगा। अशोका के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अशोक वैशाली आइए, अशोका के बारे में मिलेगा। अशोका पिलर जो वैशाली में है, एक अशोका जैसे बहुत ही महान, बहुत ही शासक थे, बहुत ही अच्छे शासक हमारे इंडिया के रहे। तो वो इस धरती के पे अशोका पिलर है, वो कलिंगा वार के थ्रू बनवाया गया था, जो कि उनका एक लाइफ का एक बहुत ही चेंजिंग पॉइंट था। तो वैशाली एक हमेशा से शुरुआती से एक बहुत ही ऐतिहासिक धरती रहा है। और बिहार भी जो है, बिहार इस जो स्टेट है, ये हमेशा से अब कुछ कारणों से इसका डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हमारे एंशिएंट टाइम्स में देखें तो हर एक चीज का एक मेन जो पॉइंट था ये बिहार था। बिहार जब झारखंड से मिला था, बंगाल से मिला था, जब पहले पार्टीशन के पहले बांग्लादेश भी था, हर एक चीज का ये जो स्टेट था, इस स्टेट में आप देखिएगा कई सारे महान लोग आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान से निकले हमारे, उसके बाद जो कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काम आए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रहे। उसके बाद आपको एक
सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े लोग गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म लिए, और कई सारे शुरुआत से हम लोग के पास इतने सारे धन और एसेट्स थे, वो तो कई सारे रूलिंग में हम लोग, हमारा देश रहा, उसमें सब खत्म हो गया। लेकिन एक ये जो एरिया था, इसमें हर एक आदमी का इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि इस धरती पे क्या चाहिए? आपको रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स भरपूर था। आपके पास फर्टिलिटी लैंड चाहिए, फर्टिलिटी लैंड भी था, हर कुछ आपके पास यहाँ पे था। लेकिन अब धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश एम्पायर आया, कई सारे एम्पायर का यहाँ पे इन्वेंशंस रहा, तो वो धीरे धीरे हर चीज को खत्म कर दिए। हर जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट एसेट्स थे, और अभी भी आप देखिएगा झारखंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजर्व्स है कोल का, कोल माइंस का, तो ये भी एक बिहार ही का पार्ट था। वो एक बहुत ही, हमारा जो लैंड था वो बहुत ही भरपूर था, और खनिज पदार्थों से। हाँ, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबसे ज्यादा इंडिया का हमारे बिहार से निकलता था। लेकिन कई सारे चीजों ने इसे इफेक्ट किया, जस्ट लाइक कई जगह पे आप देखिएगा लैंड्स को छोड़ दिया गया, कई सारे पीजेंट्स छोड़ दिए फार्मिंग करना, बिकॉज ऑफ सो मैनी इश्यूज कमिंग फ्रॉम द एम्पायर्स। अब जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंडिगो का हुआ, उससे बहुत ही लैंड को बर्बादी हुई, और कई सारे आप देखिएगा हिस्ट्री में हमारे बिहार में कई सारी चीजों से हमारा बिहार इफेक्ट रहा है। पार्थ जी, मुझे ये बताइए, अमेज़न पे जो आपके बुक्स हैं वो कैसे अवेलेबल हो पाएगा, और कैसे लोग किस नाम से खोजेंगे उसको? अमेज़न पे आप जाके हॉरिफिक पीरियड ड्यूरिंग द औरंगजेब सर्च करिएगा, तो आपको फर्स्ट ही में आपको रिजल्ट्स में आ जाएगा, पार्थ आनंद राइटर लिखा होगा, उससे आप 85 रुपीज में परचेज कर सकते हैं, जो कि ई बुक है। पार्थ, आप बड़े होके बनना क्या चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल IIT एग्जामिनेशन में अपियर होना है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक UPSC BPSC में अपियर होना है, IAS ड्रीम है।